साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, राम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रहा है। तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि विपक्ष के पास, इंडिया के पास राम मंदिर का काट है, और अगर है तो वह कौन सा ब्रह्मास्त्र है, कौन सा काट है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को हराया जा सकता है। हमारा कहना है कि राम मंदिर का काट है विपक्ष के पास, इंडिया के पास, और उस काट, उस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल भी इंडिया बखूबी करने जा रहा है। आप पूछेंगे वह कौन सा काट है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, आरएसएस डरा हुआ है, तमाम हिंदू संगठन डरे हुए हैं। वो काट है न्याय यात्रा की। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक संपन्न किया था पिछले साल। इस साल चुनावी मौसम में मणिपुर से मुंबई तक यात्रा हो रही है। 67 दिन तक यात्रा चलेगी और 6,700 किलोमीटर तक। और इस 6,700 किलोमीटर में भारतीय जनता पार्टी शासित, एनडीए शासित 11 राज्य आ रहे हैं और विपक्ष शासित 4 राज्य आ रहे हैं। कुल 15 बड़े राज्य आ रहे हैं जिसे कि राहुल गांधी नापेंगे अपने कदमों से, और जिस जिस क्षेत्र से जाएंगे हर रोज 2 रैलियां करेंगे और 2 बार प्रेस को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि 10% वोट बढ़ाना है। दरअसल 10% वोट बढ़ाना किस लिए है? क्योंकि 10% वोट एक मुश्त कम हो रहा है। अगर 10% मेंटेन करेंगे तब पिछले साल के आंकड़े पर रहेंगे, 37% वोट पाने के आंकड़े पर रहेंगे। लेकिन क्या 10% वोट बचाना मुश्किल है? पाने की तो बात दूर है, बचा पाना मुश्किल है, हमें तो नहीं लगता है। और राम मंदिर का जो इतना बड़ा इवेंट खड़ा किया गया है और हिंदुत्व को महिमा मंडित किया जा रहा है, निश्चित ही इससे फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इतना बड़ा फायदा नहीं होगा कि वो फिर से सरकार बना सके। राम मंदिर का इवेंट जब शुरू होने जा रहा है, इसकी काट न्याय यात्रा है और इस न्याय यात्रा में जनता से डायरेक्ट रूबरू होने का काम करेंगे राहुल गांधी और इंडिया के लोग। पिछली यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, इंडिया के नेता शामिल नहीं थे, और अगर शामिल हुए तो जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा गई थी वहां कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए इंडिया के नेता आए थे। और सच तो यह है कि उस समय इंडिया नामक कोई गठबंधन था ही नहीं। लेकिन जब अब इंडिया गठबंधन बन करके तैयार हो गया है, 4 बैठकें हो चुकी हैं, सीट शेयरिंग का काम लगभग सलट गया है, और अब धुआंधार प्रचार, न्याय यात्रा, पद यात्रा, साझा रैलियां, रोड शो करने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़ा इवेंट कर रहे हैं वो चुनाव के मद्देनजर कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जिस राम मंदिर को भव्य बनाने, जिस राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रचार तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं और इवेंट बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दिए हैं, इसका बड़े पैमाने पर विरोध भी हो रहा है। हिंदू समुदाय के लोग ही विरोध कर रहे हैं।
मुसलमान नहीं विरोध कर रहे हैं, ईसाई या बौद्ध नहीं विरोध कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, हिंदू ही विरोध कर रहे हैं। और खास करके जितने भी शंकराचार्य, देश के चारों कोनों में 4 शंकराचार्य हैं और आजकल तो इन शंकराचार्यों की संख्या 20-21 से ज़्यादा हो गई है और ये सभी के शंकराचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि एक धार्मिक मुद्दे को, एक आस्था के सवाल को सियासी इवेंट बना दिया है, चुनाव जीतने का साधन बना दिया है, भगवान को चुनावी कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसलिए साधु संत, मठाधीश, शंकराचार्य जो भारतीय जनता पार्टी को कभी समर्थन देते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं। लगभग सभी शंकराचार्य यह कह रहे हैं कि राम मंदिर इवेंट में हम क्यों जाएं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वहां राष्ट्रपति भी नहीं होंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे, किसी भी प्रांत के मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग नहीं होंगे। और प्रधानमंत्री अगर सियासी इवेंट कर रहे हैं तो उस सियासी इवेंट को देख करके, उस प्राण प्रतिष्ठा को देख करके क्या हम तालियां बजाएंगे? ऐसे सवाल कर रहे हैं शंकराचार्य, एक नहीं लगभग सभी। और जिस तरह से शंकराचार्य के वीडियो वायरल हो रहे हैं राम मंदिर के खिलाफ, जिस तरह से साधु संतों, मठाधीशों के वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ और प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर उद्घाटन के खिलाफ, सभी साधु संत और जो हिंदू, जो कट्टरपंथी हिंदू नहीं हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है, कट्टरपंथी हिंदुओं की संख्या कम है। जो कट्टरपंथी हिंदू हैं वही अंधभक्त हैं, वही मोदी भक्त हैं। लेकिन ये इतना शोर मचाते हैं और इस ढंग से कारगुजारियां संपन्न करते हैं कि लगता है कि कट्टरपंथी हिंदू ही 80% से ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में सहिष्णुता है और अभी वो सहिष्णुता कायम है। और जितने भी सहिष्णु हिंदू हैं, संयमी हिंदू हैं, राम भक्त, असली राम भक्त हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले सही अर्थों में जो हिंदू हैं, वो इस प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर उद्घाटन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि मंदिर आधा अधूरा है। अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जा रही। पूरा मंदिर बनकर तैयार होने में कम से कम 5 साल और लगेंगे, ऐसा मानना है मंदिर निर्माण करने वाले लोगों का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसलिए भी कटघरे में खड़े कर दिए हैं साधु संत कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही दिखा रहे हैं, न सिर्फ राजनीति में, न सिर्फ विपक्ष के साथ, न सिर्फ इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ तानाशाही रवैया अपनाए हैं, बल्कि साधु संतों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ भी तानाशाही और अड़ियल रुख उनका है। इसलिए साधु संत नाराज हैं। दूसरी वजह, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, राम मंदिर का उद्घाटन का कार्यक्रम, जो असली हिंदू है, जो असली राम भक्त है, वो चाहता है कि राम नवमी के दिन किया जाए, जिस दिन राम पैदा हुए थे अयोध्या में। और उसी अयोध्या में पॉलिटिकल इवेंट बना करके राम नवमी पर न करा के, बल्कि दिसंबर महीने, पूस के महीने में, पूस को वैसे खरमास माना जाता है, पूस के महीने में इवेंट हो रहा है, तो इसका समर्थन साधु संत और शंकराचार्य नहीं कर रहे हैं। सबके सब खफा हैं। कोई भी शंकराचार्य आने के नहीं पक्ष में नहीं है राम मंदिर इवेंट में। हो सकता है कि कुछ भाजपा समर्थित शंकराचार्यों को, मठाधीशों को
साधु सन्यासियों को पटा लिया जाए या उन्हें पैसे का लालच दे करके बुला लिया जाए, ठीक वैसे जैसे प्रधानमंत्री की सभाओं में पैसे दे करके भीड़ जुटाई जाती, उसी तरह से कुछ साधु संतों शंकराचार्यों को बुलाया जा सकता। लेकिन जो असली शंकराचार्य हैं, जो असली राम भक्त हैं, जो असली वैदिक अनुयायी हैं, उन्होंने बायकॉट करने का आह्वान किया है पूरे देश की जनता से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस इवेंट को लेकर के इतना आत्मविश्वास पाल रखे हैं और इसके आधार पर चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं, हमें तो लगता है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब हिंदू धर्म के लोग ही इसके खिलाफ हैं तो बाकी धर्म के लोग कितना साथ देंगे, मुसलमान कितना साथ देंगे, ईसाई, पादरी, बौद्ध, जितने भी अन्य धर्म के लोग हैं कितना साथ देंगे? कोई नहीं साथ देगा। और इसकी काट इसलिए है क्योंकि राम मंदिर का सवाल भोथरा हो चुका है, तमाम से विवाद उत्पन्न हो चुके हैं और राम को भी चुनावी सियासी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। ऐसे में एक विशाल हिंदू समुदाय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी 14 जनवरी से शुरू होने जा रही है और ये मंदिर इवेंट का काट माना जा रहा है और इंडिया को जिताने की गारंटी मानी जा रही है न्याय यात्रा। एक तरफ अंधविश्वास, धर्म और पाखंड है और दूसरी तरफ जनता से डायरेक्ट रूबरू होने का, सड़कों पर चलने का, जनता से सुख दुख के सवाल पूछने का, जनता के सुख दुख को दूर करने का वादा करने का मादा जो राहुल गांधी का है। तो लगता है कि ये ब्रह्मास्त्र है, कांग्रेस और इंडिया के लिए संजीवनी है, कांग्रेस और इंडिया को उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिस मुकाम पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मुकाम से पर हैं उससे कहीं नीचे जाने वाले हैं, रसातल में जाने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, किसानों को नहीं छोड़ा, खिलाड़ी बहन बेटियों को नहीं छोड़ा, बेरोजगारों को नहीं छोड़ा, किसानों को नहीं छोड़ा। और आजकल तो इनके खिलाफ ईवीएम को लेकर के जैसा आंदोलन खड़ा हुआ है, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन किसी सियासी पार्टी ने इस आंदोलन को नहीं खड़ा किया, इस देश की जनता ने ईवीएम आंदोलन खड़ा किया है। इस देश के वकीलों ने, अध्यापकों ने, प्रोफेसरों ने, बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने, सिविल सोसाइटीज ने, दुनिया पूरे भारत में इवेंट, राम मंदिर के इवेंट को धत्ता बताने के लिए, राम मंदिर के इवेंट को निष्प्रभावी करने के लिए ईवीएम का इवेंट भी खड़ा कर चुके हैं, जिससे सियासी पार्टी का कोई संबंध नहीं है। तो इस देश की जनता उठ खड़ी हुई है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और जब जनता उठ करके खड़ी होती है, जन सैलाब उमड़ता है, तो बड़े बड़े राजशाही, राजतंत्र और राजतंत्र की सोच वाले, हिंदू राष्ट्र की सोच वाले, संविधान के खिलाफ की सोच वाले, लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वालों को निश्चित रूप से बख्शेंगे नहीं। इस देश की जनता जितना त्राहिमाम कर रही है, महंगाई को लेकर के, मौतों को लेकर के, नौकरियों से हटाए जाने को लेकर के, नौकरियां न दे पाने के लिए, गरीबी से न निपट पाने के लिए जितना संघर्ष आज भारत में चल रहा है, ऐसा संघर्ष पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि एक तरफ वो दंभ भर रहे हैं, अब की बार 400 पार, और तीसरी बार मोदी सरकार, इस चीज के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन याद कीजिए 2014 में कैसे नारे दिए गए थे। अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, एक भी नारा, एक भी जुमला, 15 लाख सबके खाते में, एक भी जुमला, एक भी नारा सार्थक नहीं हुआ। इस बार भी इनका जो
400 पार का आंकड़ा है, वो 300 से नीचे आने जा रहे हैं। 303 का जो इनका जादुई आंकड़ा है, जो इन्हें 2019 में मिला था, उसमें कम से कम 100 सीटें कम होने वाली हैं। आप पूछेंगे कहाँ से? जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में स्वीप कर गई थी, अब इस बार स्वीप नहीं करेगी, बल्कि इंडिया स्वीप करने जा रहा है। अपने जनता के से जुड़ाव की वजह से, महंगाई की वजह से, भुखमरी की वजह से, जहालत की वजह से, देश को बेचे जाने की स्थिति की वजह से, और चीन जो लाल लाल आंखें तरेर रहा है उसकी वजह से। उत्तर प्रदेश में 80 में 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 2014 में 72 सीटें थी, तो 62 से घट करके 52 पर नहीं आ रहे हैं ये, बल्कि 62 से घट करके 26 पे आ रहे हैं। 62 को उलट दीजिए, 26 बन जाएगा, और जब 26 बन जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है। किसी भी राज्य में इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है उत्तर प्रदेश के हार की। और उत्तर प्रदेश की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि गठबंधन बन करके तैयार हो गया है, सीट समझौता भी हो गया है, अखिलेश से भी समझौता हो गया है, बाकी पार्टियों से भी समझौता हो गया, बिहार में समझौता हो गया, तमिलनाडु में, सभी राज्यों में, बंगाल में, सभी राज्यों में सीट शेयरिंग का समझौता हो गया है। 1-2 दिन में आंकड़े सामने आ जाएंगे। पिछले 2019 में इस तरह का कोई इंडिया गठबंधन नहीं था। एक छोटा मोटा गठबंधन था, लेकिन वो कारगर नहीं साबित हुआ। लेकिन इस बार 29 पार्टियों का गठबंधन है। 29 हम ये कह रहे हैं कि मायावती किसी भी समय इंडिया से जुड़ सकती हैं। इसका संकेत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही दे दिया था और कहा था कि भविष्य में कौन किसके साथ चला जाए, कैसा समीकरण बने। तो वो समीकरण बन रहा है और मायावती को समझ में आ रहा है कि सीबीआई, ईडी, आईटी की सरकार जाने वाली है, इंडिया की सरकार आने वाली है, इसलिए इंडिया में जुड़ करके इंडिया का साथ देंगी ताकि इंडिया और ताकतवर हो जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर से डरे हुए हैं, बुरी तरह से डरे हुए हैं, और वो डर, वो खींच ऐसे निकल रही है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि 10% वोट बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि 10% वोट कम हो रहा है, 10 से अधिक फीसदी वोट कम हो रहा है इंडिया की मजबूती की वजह से। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब यात्रा चली थी तो इस रास्ते में भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकारें आई थी, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। ये 2 सरकारें, इन 2 सरकारों में कर्नाटक की सरकार चली गई जब इंडिया यात्रा चल रही थी, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। मध्य प्रदेश की सरकार को ईवीएम ने बचा लिया और उसी पर घमासान छिड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की हार किसी को नहीं पच रही है, न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि इस देश के सिविल सोसाइटी को, वकीलों को, पत्रकारों को, अध्यापकों को, बुद्धिजीवियों को, छोटे मोटे कारोबारियों, किसी को नहीं पच रही है। और सबको यही लग रहा है कि ईवीएम धांधली से मध्य प्रदेश को जीता गया है, इसलिए ईवीएम को लेकर के पूरा देश एक हो गया है, पूरा देश आंदोलित हो रहा है। और इस बार जो मणिपुर से चल रही है यात्रा, न्याय यात्रा, इसके बीच में 15 राज्य आ रहे हैं और लोकसभा की 358 सीटें आ रही हैं। 358 सीटों पर जहां जहां इनकी यात्रा जाएगी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि जनता से रूबरू होंगे, जनता के सुख दुख को सुनेंगे और नरेंद्र मोदी के अत्याचार, अहंकार और चाल चरित्र, चेहरे का उद्घाटन करेंगे, सबको बताएंगे, खुलासा करेंगे, भंडाफोड़ करेंगे बीजेपी का, आरएसएस का। तो निश्चित रूप से इन 358 सीटों पर अगर सब नहीं तो पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा जीतने जा रही है कांग्रेस और इंडिया। और अगर 303 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की हैं
उसमें से 60 सीटें कम कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती है तीसरी बार। और इनका साथ देने वाला भी कोई नहीं। अभी हाल ही में नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मना कर दिया कि ना तो हम एनडीए गठबंधन में आएंगे और न किसी तरह का समर्थन देंगे चुनाव के पहले, चुनाव के बाद। इसी तरह से आंध्र के मुख्यमंत्री से भी इनके 36 के संबंध हैं। और केसीआर जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, तमिलनाडु नहीं, यहाँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। इनसे भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है क्योंकि इन्हें सीटें मिलने ही नहीं वाली हैं। और मायावती की बात है तो वो इंडिया में आ रही हैं, इनका साथ देने वाली नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है, हताश है, निराश है और ऐसी ऐसी बातें कह रही है जिस पर कि विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी को अगर भारतीय जनता पार्टी के 11 राज्य पड़ रहे हैं, कुल 15 राज्यों से यात्रा जाएगी जिसमें 11 राज्य भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के राज्य। एनडीए के राज्य पूर्वोत्तर भारत में है, मणिपुर है, मेघालय है, असम है और भी कई राज्य हैं। और उसके बाद कुल 11 राज्य आते हैं और इन 11 राज्यों में जब जनता उमड़ पड़ेगी सड़कों पर राहुल गांधी से रूबरू होने के लिए, तो हमें लगता है कि वाराणसी तक यात्रा पहुंचते पहुंचते राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेंगे नरेंद्र मोदी। नहीं देख पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में भी जनता सड़कों पर उतरे और राहुल गांधी का स्वागत करे, राहुल गांधी की जय जयकार करे। इस चीज़ को उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी नहीं देख सकते हैं और जय जयकार होने का मतलब इंडिया की जीत है। तो ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जैसे ही वाराणसी पहुंचेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है, वैसे ही गिरफ्तार किया जाएगा। क्योंकि अगर वाराणसी के लोग, वाराणसी के मतदाता भी नाराज हो गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी ही सीट गंवानी पड़ जाएगी। पूरे बीजेपी की तो गारंटी ले ही नहीं सकते। इस तरह से आज देश में की जो स्थिति है, नॉर्थ ईस्ट भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाला नहीं है, मणिपुर कलंक की वजह से। उत्तर भारत के जो राज्य जहां पर स्वीप करते थे, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, गुजरात हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर गई थी। और यहाँ पर इंडिया के गठबंधन के घटक दल बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार बंगाल में इन्हें 18 सीटें मिल गई थी लोकसभा की, इस बार 8 सीटें भी नहीं मिलने वाली हैं। और इसी के लिए ममता दीदी को तंग किया जा रहा है, उनके भतीजे को जेल में भेजने की धमकी दी जा रही है। ममता दीदी की बहू यानी भतीजे की पत्नी को भी जेल में भेजने की धमकी दी जा रही। तो देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जहां तक बंगाल की बात है, जहां पर ईडी आईटी का आतंक था, अब बंगाल की जनता उठ खड़ी हुई है और ईडी आईटी और तमाम एजेंसियों को ही निशाना बनाना शुरू कर दी। आपने देखा कि ईडी को किस तरह से दौड़ा दौड़ा करके मारा गया। 3-4 ईडी के अधिकारी बुरी तरह से घायल हो गए और उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई, पथराव किया गया। तो अब इनका सीबीआई, ईडी, आईटी का जवाब राज्य सरकारें या मुख्यमंत्री नहीं देंगे, बल्कि इस देश की जनता देगी। बिहार भी ललकार रहा है कि बिहार में आइए ईडी को लेकर के, वही हालत कर दिया जाएगा जो हालत बंगाल में किया गया था। ऐसी धमकियां वहां से आ रही हैं। तो अब इनका सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक भी खत्म समझिए। और जहां जहां जाएंगे ये लोग पीटेंगे, पीटे जाएंगे, घायल किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई, ईडी, आईटी को एक ब्रह्मास्त्र के रूप में जिस तरह से विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया था, विपक्ष को खत्म करने का काम किया, कोशिश तो किया लेकिन खत्म नहीं हुआ विपक्ष।
संजीवनी मिली हुई है विपक्ष को। इस चीज़ को पूरा देश देख रहा है, इस देश के 95 करोड़ मतदाता देख रहे हैं। और ऐसे में नरेंद्र मोदी का अहंकार, नरेंद्र मोदी का तानाशाही रवैया किसी से छुपा नहीं है। और अभी यह पूरा देश देख रहा है और यह महसूस कर रहा है कि अगर इस बार नरेंद्र मोदी को नहीं रोका गया तो 2029 का चुनाव होने की नौबत नहीं आएगी। 2034 का चुनाव, लोकसभा चुनाव होने की नौबत नहीं आएगी। अगर अब की बार जीतेंगे तो एक देश एक ऐसी सुरंग की ओर जा रहा है जहां से लौट करके नहीं आएगा। देश को राजतंत्र बनाने की चाल चली जा रही है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की चाल चली जा रही है। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो अपने आप राजतंत्र बन जाएगा और संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म। तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे को इंडिया पूरा नहीं होने देगा और अपनी न्याय यात्रा से लोगों को न्याय दिलाने का भरसक प्रयास कर रहा है और आगे भी करेगा। इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को भी सोचना चाहिए कि उनकी संख्या 85% है। बिहार के आंकड़ों ने बता दिया, जो जनगणना कराया था बिहार में नीतीश कुमार ने, कि इस देश में 63% ओबीसी हैं, बाकी एससी एसटी को मिला करके 85% हैं। और ये 85% अगर चाहेंगे तो मिनटों में नरेंद्र मोदी की सरकार रसातल में चली जाएगी और भारत फिर से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ 140 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच सके।